नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की एक अहम खबर से। सोमवार को सत्ता और बीजेपी संगठन दोनों की बैठक हुई। जगह अलग अलग थी। खास बात यह रही कि कैबिनेट की बैठक सीहोर में हुई और इसके अलावा क्या क्या खास हुआ, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट है। सीहोर में सत्ता का मंथन, भोपाल में संगठन की बैठक, बीजेपी में बैठकों का क्या संदेश, सत्ता और संगठन में ऑल इज वेल। इन दो तस्वीरों पर अलग अलग विश्लेषण किए जा सकते हैं, लेकिन यहां एक बात यह जरूर कॉमन है कि सत्ता और संगठन में अलग अलग चर्चा हुई है। सीहोर में सरकार के मंत्री जुटे, जिसमें मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के तमाम मंत्री शामिल हुए, तो भोपाल में संगठन पदाधिकारी रणनीति बनाते दिखे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि आखिर कैबिनेट की बैठक भोपाल में नहीं होकर सीहोर में क्यों? क्या बैठक के साथ साथ और भी कुछ बातें हुई? हालांकि बैठक शुरू होने से पहले संकेत यही मिले कि मीटिंग कोरोना पर ही केंद्रित रहने वाली है। चिंतन इस बात का है कि जो बीत गया कालखंड, उसके बाद जो लोग, जैसे बच्चे ही, कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि जो बच्चे लावारिस हो गए या जिनके माता पिता चले गए, उनके जीवन की चिंता, मंथन इस बात का कि अमृत निकले। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद की परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो क्या जो बातें कैमरे के सामने कही गईं, अंदर भी वही हुआ कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ। ये तस्वीर देखिए, सीएम शिवराज के साथ मंत्रियों ने लंच किया। सिर्फ बैठक नहीं बल्कि खुलकर बातचीत हुई। हालांकि कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले भी हुए। तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है और तैयार है। प्रतिदिन 70 से 80 हजार टेस्ट मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं से भी अगर सिर उठाने की कोरोना कोशिश करेगा तो उसके फन को वहीं कुचलने की तैयारी इस बार हम रखेंगे। आज कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, उस रेवेन्यू लॉसेज के लिए भी कैसे पुनः पटरी पर लाकर तेज गति से हम विकास की रफ्तार को दौड़ाएं, उसके लिए भी एक समिति बनाई। दिन भर के मंथन के बाद 4-5 विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री ने आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग में इंगित की थी और उसमें से एक थी रोजगार। कोरोना काल के चुनौतियों का सामना करने के बाद हम रोजगार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। वैसे भोपाल में हुई संगठन की बैठक में भी कुछ फैसले हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जन्मदिन पर 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण होंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस पर भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे खास बात यह भी रही कि हर बूथ को वैक्सीन युक्त बूथ बनाने की रणनीति बनाई गई। प्रत्येक बूथ टीकाकरण युक्त बूथ बने, इसका भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए हम हर बूथ पर इस अभियान को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर हेल्थ को लेकर के स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव में नौजवान और महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेंगे। जानकारों की माने तो दोनों बैठकें ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद हुई हैं। मतलब साफ है कि सत्ता और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है। वैसे बैठक के जरिए मंत्रियों के मन की टोह लेने की सरकार की कोशिश भी हो सकती है। हो सकता है कि संगठन की बैठक में निगम मंडलों की नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ है। हालांकि ये सारी बातें ना तो चालू कैमरे के सामने कही गई हैं और ना ही बंद कैमरे के सामने। सब बंद दरवाजे की बातें हैं, जिसे कई लोग कयास भी कहते हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आइए अब लगे हाथों आपको ये भी बता दें कि सीहोर में हुई कैबिनेट की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए।
विकास कार्यों के लिए बनाई गई मंत्रियों की समिति, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी समिति बनाई गई है, ये जानकारी भी सामने आई है। एक्सप्रेस वे के काम तेजी से होंगे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। गरीबों के कल्याण के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, गरीब कल्याण समूह, इसका गठन किया गया है। रोजगार समूह का भी गठन किया गया है। कृषि समूह किसानों के लिए काम करेंगे। अधोसंरचना विकास समूह में भी तेजी लाई जाएगी। सुशासन समूह का सरकार ने गठन किया है। बाल कल्याण समूह भी गठित किया गया है। 1 से 3 जुलाई तक महा टीकाकरण अभियान, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि चलाएंगे अभियान, जिसका जिक्र वीडी शर्मा कह रहे थे कि हम वैक्सीनेशन बूथ भी बनाएंगे। कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति। सीएम राइज योजना में कोई स्कूल बंद नहीं होगा और सीएम राइज योजना में कोई भी इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि शैक्षणिक दृष्टि से कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए, इसलिए स्कूल बंद ना किए जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गौतम अडानी, नामचीन बिजनेसमैन और एशिया में भी अच्छी खासी रैंकिंग और भारत में भी अच्छी खासी रैंकिंग। गौतम अडानी की कंपनियों के लिए सोमवार की सुबह अच्छी नहीं रही। ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में 5 से लेकर 22% तक की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज्यादा अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर टूटे हैं। ये 22% करीब टूटकर 1200 रुपए पर आ गए। शुक्रवार को ये 1600 रुपए पर बंद हुए थे। इसके बाद बाकी कंपनियों के शेयर भी इसी तरह टूटे। इससे निवेशकों को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल सेबी ने इन कंपनियों में 3 ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा है जिन्हें फर्जी माना जा रहा है और यही शेयर में गिरावट की बड़ी वजह रही। उधर दोपहर बाद अडानी ग्रुप ने इस खबर को पूरी तरह गुमराह करने वाली और गलत बताया। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और ना ही विदेशी निवेशकों के डीमेट अकाउंट फ्रीज हुए हैं। आर्थिक जगत की ये बड़ी खबर आज की। अब बात वर्ल्ड एंटी नेपोटिज्म डे की। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, पक्षपात करना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। आज पूरा 1 साल हो गया। तब से लेकर आज तक कई बार, और उस समय तो बहुत तेज, नेपोटिज्म को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी और बॉलीवुड में तो जबरदस्त बहस छिड़ी। 1 साल बीत चुका है। क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद कम हुआ? देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बीत गए हैं, लेकिन जिस नेपोटिज्म के मुद्दे को कंगना रनौत ने उछाला था उसका अब क्या हाल है? उस वक्त तो देश भर में नेपोटिज्म पर जमकर बहस हुई। आलिया भट्ट की सड़क 2 पर सबसे ज्यादा असर हुआ। एक तरह से फिल्म का बहिष्कार हो गया, फिल्म नहीं चल पाई। अब देखा जाए तो 1 साल गुजर चुका है और तो और इस साल में बॉलीवुड के 4 घरानों के बच्चों को लॉन्च या प्रमोट किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अब पहले की तुलना में कम हुआ है। इसी साल जिन स्टार किड्स की बॉलीवुड में एंट्री होनी है उसमें पहला नाम है सनी देओल के दूसरे बेटे राजवीर देओल का। राजवीर को दादा धर्मेंद्र के साथ कई बड़े सितारों ने बधाई दी है। उधर सुनील शेट्टी के बेटे आहान की फिल्म तड़प का प्रमोशन सारे बड़े स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया पर किया है। राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बड़जात्या कुछ समय से अपने बेटे अवनीश को डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हैं। अवनीश सनी देओल के बेटे राजवीर की पहली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे।
चौथा स्टार किड्स है संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। खास बात यह है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सबसे बड़ा आरोप करण जौहर पर है, लेकिन करण को शायद ऐसे आरोपों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने 3 महीने पहले ही संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये तो रही स्टार किड्स की बात। अब एक नजर आप उन अपकमिंग फिल्मों पर भी डाल लीजिए जिसमें फिल्मी घराने से कोई ना कोई अहम भूमिका में है। बंटी और बबली 2 में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा साथ काम कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट हैं। तो लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान, करीना कपूर लीड रोल में है। तूफान में फरहान अख्तर, अतरंगी रे में सोहा अली खान, तो गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका निभा रही है। इसी तरह फिल्म शमशेरा में रणवीर कपूर, संजय दत्त साथ साथ है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा है। तो बॉब बिस्वास फिल्म में जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन काम कर रहे हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि नेपोटिज्म खत्म हो गया है? सुशांत की मौत के 1 साल बाद का हाल हमने आपको दिखाया। आप ही तय कीजिए कि नेपोटिज्म पहले से कम हुआ है या फिर इसका रूप बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए खास मुहिम शुरू हुई। अंदाज बिल्कुल अलग था, मुख्तलिफ था। यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर्स आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजगढ़ में मतदान की तर्ज पर जैसे वोटिंग के समय पोलिंग बूथ को सजाया जाता है, उसी तरह वैक्सीनेशन बूथ को सजाया गया। महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की गई, जिसमें एक दिन में करीब 5000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 4209 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ भी। अब ये कैसे संभव हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ये सजा हुआ दरवाजा, गाड़ियों को हरी झंडी दिखाते ये लोग, माला पहनाती ये महिलाएं और दरवाजे पर बनी हुई रंगोली में लिखा संदेश और लोगों को आने जाने के लिए बिछी लाल कारपेट। इन तस्वीरों को देख लगता है जैसे यहाँ कोई बारात आने वाली है या कोई आयोजन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तैयारी उन लोगों के लिए की गई है जो वैक्सीन लगवाने यहाँ आने वाले हैं। ये पूरी जद्दोजहद वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए है। टीम राजगढ़, सारा जिला प्रशासन, सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन, सब लोगों ने मिलकर के जो निर्णय लिया है कि हम नगरीय क्षेत्रों को सबसे पहले 100% टीका युक्त करेंगे, वैक्सीनेशन लगाएंगे। और उसके अंतर्गत हमने कल भी पूरे नगर में घूम करके सबको आग्रह किया था। आज सुबह से भी हम सारे केंद्रों पर जा रहे हैं, लगातार खड़े हैं। नगर में बहुत अच्छा वातावरण है। ये पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने की है, जिसमें शहर में बने 20 टीकाकरण केंद्रों को मतदान केंद्रों की तरह सजाया गया है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने टीकाकरण दल भी बनाया है जो जगह जगह जाकर लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे। राजगढ़ जिले में सभी नगरीय क्षेत्रों को 100% पहले टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड फैलता है। राजगढ़ शहर को लेकर के आज एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पूरा निर्वाचन की तर्ज पर टीम्स बनाई गई, जनसंपर्क किया गया, बूथ बनाए गए और एक जगह से इकट्ठा होकर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सभी को रवाना किया गया। जगह जगह लोग आ रहे हैं और लगातार हमारा जो टीकाकरण का अभियान है वो पूर्णतः सफल हो रहा है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने जिला प्रशासन का ये प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे प्रयास देश में वैक्सीनेशन को 100% तक पहुंचा सकते हैं। राजगढ़ की तस्वीरें तो कम से कम ऐसा ही कुछ एहसास करा रही हैं। पंकज शर्मा, बंसल न्यूज, राजगढ़। निश्चित तौर पर अगर इस तरह से स्वागत होगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा टीकाकरण केंद्रों में। एक प्रिविलेज फीलिंग के साथ बहुत अच्छी कोशिश है। बधाई टीम राजगढ़ को। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बेहद दिलचस्प खबर है। तमिलनाडु के सलेम में रविवार को ममता बनर्जी और सोशलिज्म 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। इस शादी में, हाँ आपने ठीक सुना, ममता बनर्जी और सोशलिज्म। और इतना ही नहीं, इस शादी में कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म बाराती की भूमिका में रहे।
आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये कोई राजनीतिक तंज नहीं है, ना कोई घुमा फिरा कर कही गई बात है, बल्कि दूल्हा दुल्हन और बारातियों के असल नाम है ये, जो शादी के कार्ड में भी छपे हैं। इन अनोखे नाम वाली चर्चित शादी की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के सलेम जिले के कोडलपट्टी कत्तूर इलाके में हुई। अब इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशलिज्म यानी समाजवाद का परिवार कई सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से जुड़ा हुआ है। इनके पिता ए मोहन सीपीआई के जिला सचिव भी हैं। उन्होंने बताया कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी वो टूट गया, तो कई लोगों को लगा कि कम्युनिज्म भी अब खत्म हो जाएगा। इस वजह से उस समय उन्होंने अपने बेटों के नाम कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिज्म रखे। वहीं बहू का नाम ममता बनर्जी होना ये एक संयोग है। तो ये इस तरह से एक अद्भुत संगम हुआ है। वहीं दूल्हा दुल्हन का कहना है कि उन्हें हजारों ऐसे लोगों के बधाई संदेश मिले हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं है। दुल्हन ने कहा कि मुझे अपने नाम की असली ताकत अब समझ में आई है। ताकत तो है साहब, जब दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। निश्चित तौर पर इनको अपनी ताकत का एहसास हुआ होगा कि ममता बनर्जी एक ताकत तो है, जिन्होंने बीजेपी से टक्कर ली। तो एक बड़ी दिलचस्प शादी हुई तमिलनाडु में, जहां ममता बनर्जी और सोशलिज्म की शादी हुई, जिसमें लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म और तमाम ये जो वामपंथी प्रतिनिधि विचारधारा के बड़े नाम हैं, व्यक्तियों से जुड़े हुए भी, वो सब शामिल हैं। तमिलनाडु की तरफ, अभी तमिलनाडु से निकलते नहीं हैं। तमिलनाडु में लंबे लॉकडाउन के बाद शराब दुकानें फिर से खोलने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान शराब पीने वालों की पीड़ा तो वे ही जानते हैं जिन्हें शराब नहीं मिली। कुछ ने अपना इंतजाम कर रखा था, लेकिन कुछ की तो सच में तालाबंदी ही थी। अब जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मदुराई में तो एक शख्स शराब दुकान खुलने की खुशी में ऐसा बावरा हुआ कि उसने पहले बाहर शराब मैया के नारे लगाए और बोतल की आरती उतारी। फिर काउंटर पर जाकर शराब की बोतल खरीदी। इसके बाद ही उसने दुकान के बाहर ही सोमरस का पान भी किया। इसे देखकर दूसरे लोग भी उसकी इस पूजा में शामिल हो गए। इसके लिए हम मीडिया वाले भी थोड़े दोषी हैं सर। कई बार ये हमारे कैमरे के सामने भी इस तरह की बड़ी विचित्र और उल्टी पुल्टी जो हरकतें आप देखते हैं ना, इसके लिए आप हमको भी थोड़ा सा जिम्मेदार मान लीजिए या दोषी भी मान लीजिए। चलिए, मौसम बहुत दिलचस्प है। मानसून की आमद है और मानसून की आमद के साथ खाने के पहले या खाने के बाद या जब आपकी इच्छा करे, आम हमारी सबसे पसंदीदा और फेवरेट फल की प्रजाति इस समय यही है। आम की कई किस्म जो बेहद लाजवाब होती हैं, लेकिन अगर पता ये चले कि उनकी कीमत भी बेहद खास है तो ऐसा ही एक आम है जापान का टाइयो नो टमेगो। दिखने में ये बेहद खूबसूरत है सर, बेहद खूबसूरत आम है ये, और अब ये जबलपुर की शान भी बन गया है। तिलवारा के पास बंजर पड़ी जमीन पर संकल्प परिहार नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने टाइयो नो टमेगो, नाम भी बड़ा दिलचस्प है, टाइयो नो टमेगो की खेती कर ली है, जिसके एक फल की कीमत अंदाजा लगाइए 1 लाख रुपए तक होती है सर। 1 लाख रुपए का एक आम, और नाम आपको बताया हमने, टाइयो नो टमेगो। जबलपुर में दुनिया का सबसे महंगा आम किंग ऑफ मैंगो टाइयो नो टमेगो, लाखों में होती है एक फल की कीमत। यह है किंग ऑफ मैंगो कहा जाने वाला टाइयो नो टमेगो। टाइयो नो टमेगो का मतलब होता है एग ऑफ द सन, यानी सूरज का अंडा। एक बड़े अंडे की तरह दिखने वाला ये आम जापान में पैदा होता है।
जिसकी अब जबलपुर के संकल्प परिहार अपने तिलवारा के बगीचे में खेती कर रहे हैं। बैगनी और लाल कलर के साथ ही पकने पर इसका कुछ हिस्सा पीला पड़ जाता है। स्वाद में लाजवाब और दिखने में बेहद खूबसूरत ये आम अब संस्कार धानी की पहचान बन रहा है। एक्चुअली जो जापानी प्रजाति के हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरेंगो दी टमेगो है। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जब फल आए और फलों का कलर हुआ तो लोगों ने इसको निहारते रह गए। हम लोग खुद भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखे हैं तो उसके बाद जो निरंतर रोज़ाना देखते थे तो जो कलर ये इसका चेंज होता गया, और अंत में जब पूरी तरह पक के तैयार हुआ तो बिलीव नहीं कर पाए, इससे खूबसूरत फल कभी देखा नहीं था हम लोगों ने। जानकार लोगों से जानकारियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि 1 लाख से 2 लाख रुपए पर पीस तक बिकता है। हमारे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो का मतलब कि हाँ महंगा होगा, पर कितना होगा ये कुछ भी नहीं था आइडिया। बाद में काफ़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट जबलपुर के, चूँकि पहले से यहाँ पर एक भारत की जो टॉप रिसर्च वैरायटी है मल्लिका काफ़ी सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी थी और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला था, और शहर वासियों का अपार प्यार हमारी संस्कार धानी वासियों का हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। संकल्प परिहार अभी इस आम को बेच नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें 5100 रुपए प्रति फल के हिसाब से ऑफर मिल चुका है। वो बताते हैं कि जानकारी लेने पर पता चला कि पिछले साल इसका एक फल 2,70,000 रुपए में बिका है। तो जबलपुर शहर में हमारे भाई बंधु जो लोग यहाँ पर रोज़ बगीचा घूमने आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने इसको 5100 तक में मांगा। उस समय चूँकि हमने दिया नहीं, जो गूगल में सर्च कर रहे हैं तो लास्ट ईयर इसकी हायर प्राइस गई है 2,70,000 रुपीज़ पर पीस, और अभी हम लोग बेचने की जगह इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप में अपने यहाँ प्लांटेशन करने की तैयारी में पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। संकल्प कहते हैं कि आने वाले समय में टाइयो नो टमेगो के 500 पौधे लगाने का लक्ष्य है, और उन्हें उम्मीद है कि अब जबलपुर को एक नई पहचान मिलेगी, और ये पहचान आम ही दिलाने का काम करेगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। भैया हम लोग तो इसको स्मारक की तरह रख ही सकते हैं, वो भी 1 लाख रुपए में खरीद के, तो स्मारक की तरह रखने में भी और रखने वाले संरक्षण की कोई वस्तु भी नहीं है, ये तो महोदय ख़राब हो जाएंगे। तो टाइयो नो टमेगो हम आपको दूर से देखेंगे और जापानीज़ से कहेंगे कि भैया कोई हमारे यहाँ की तरह बनाते बादाम या फिर दशहरी या लंगड़ा, कि कम से कम बहुत महंगा कितना होगा, हमने तो अल्फांसो ही सुना है बहुत महंगा कि 500 रुपये का या 2000 की 3000 की पेटी। तो ये जो टमेगो टाइप का ये फल बनाए हैं जापानीज़ भैया लोग, आप लोग थोड़ा इसका प्राइस नीचे लाइए। 2,70,000 परिहार साहब बता रहे थे लास्ट प्राइस है इसकी। हे भगवान, एक फल की कीमत 2,70,000, कमाल है सर। लेकिन है दुनिया, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, फल हैं, और ये भी एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है। तो जबलपुर अगर इस मौसम में जाना हो तो टाइयो नो टमेगो को ज़रूर देखिएगा सर। 2,70,000 का सिर्फ एक फल। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।